हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्लास 12th में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने वेपर प्रेशर, लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के ऊपर हमने स्टडी की थी। एक जनरल इंट्रोडक्शन में लिया था। अब इसी में जो है मोल्स से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये मेरे पास कितना है 1 मोल। ठीक है, 1 मोल का मीन क्या हुआ कि 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर। ठीक है, 1 लीटर में जो है 0.623 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ग्लूकोज के 1 लीटर के अंदर। वैसे ही अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मेरे पास एक सॉल्यूशन एक और लिया मैंने, और यहाँ लिया है यूरिया NH2CONH2। ठीक है, ये भी कितना है 1 मोल है। इसका मतलब भी क्या हुआ कि इसके अंदर भी कितने पार्टिकल है 0.23 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो इतने हैं और इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं। फर्क केवल किसका है, कंपाउंड का। लेकिन अगर वही बात करें हम यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेते हैं NaCl का। ठीक है, और ये भी हमारे पास कितना है 1 मोल। 1 मोल का मतलब वही हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है जो इसके अंदर है सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन क्या है कि ये जो NaCl होता है ये एक आयनिक कंपाउंड है। जब ये वाटर में डिसोल्व होगा तो ये आयंस में टूट जाता है। जब आयंस में टूटेगा तो जितने नंबर ऑफ मोल्स इस सॉल्यूशन के थे, तो इसका मतलब क्या हुआ 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस ये है और उतने ही आयंस इसके हैं। तो कहने का मतलब ये है, क्या इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो सेम होगा, डिफरेंट होगा? इन दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, कोई आयनिक कंपाउंड नहीं। लेकिन आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, जब वो आयंस में टूटता है तो इतने पार्टिकल या इतने आयन सोडियम के होंगे, इतने आयन क्लोराइड के होंगे, या कोई दूसरा भी आयन होगा, तो उतने ही दोनों के जो आयंस हैं उसके जो मोल्स हैं वो दोनों के इक्वल होंगे। जैसे हमने यहाँ देखा कि 1 मोल NaCl में इतने पार्टिकल होते हैं, तो 1 मोल NaCl में इतने होते हैं। लेकिन जब वो डिसोसिएट हो गया Na+Cl के अंदर, तब Na के भी इतने पार्टिकल होंगे और Cl के भी इतने पार्टिकल होंगे। तो आयनिक कंपाउंड के केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है वो कैसा होता है, डबल होता है। ठीक है, ये किसके केस में है, आयनिक कंपाउंड के केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसको जरा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ेंगे। ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास वेपर प्रेशर लोअरिंग। ठीक है, वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या होता है? वेपर प्रेशर लोअरिंग मतलब किसी भी सॉल्यूशन को जब बनाया जाता है तो उसमें सॉल्यूट ऐड किया जाता है। तो सॉल्यूट ऐड करने पर जो वेपर बनने की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो लो हो गई। लो होने का मतलब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर लो होने का मतलब क्या हुआ कि वो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और उसमें चेंजेस आ गया है। ठीक है, तो नॉर्मली कोई भी सॉल्यूशन अगर बनेगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, ये सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक, अब हम बात करें, अगर हम सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखें तो वो होगा P0। ठीक है, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो वो होगा हमारे लिए P0। और वहीं अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन बनने के बाद उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, केवल PS, क्योंकि हम सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है, हमें सॉल्यूट से लेना देना नहीं, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। हम जो पढ़ रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल के लिए पढ़ रहे हैं। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, इसलिए सॉल्यूट का प्रेशर नहीं देखेंगे, क्योंकि वो तो वेपर बनाएगा ही नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर होना नहीं है। सॉल्वेंट की बात करेंगे, सॉल्वेंट प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए इसको हमने P0 से बताया। सॉल्यूशन बनने पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो वैल्यू वेपर प्रेशर की यहाँ पे कम हो गई। तो जो ज्यादा होता है उसको कम में से क्या करना है, हमको माइनस करना है। तो ज्यादा क्या है हमारा P0। ठीक है, और
क्या है हमारा काम, क्या है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वेपर प्रेशर होगी, ठीक है। लेकिन हमने जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि उसमें जो प्रॉपर्टी थी वो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो रिलेटिव किसको बोलेंगे, तो रिलेटिव का मतलब ये हुआ कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर से इसे वापस क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा हमारा रिलेटिव वेपर प्रेशर का, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो रिलेटिव वेपर प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। रिलेटिव वेपर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, जैसे अगर हम देखें, ये हम इसे क्या मान लेते हैं स्मॉल एन, और इसे मान लेते हैं हम कैपिटल एम, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए स्मॉल एन अपॉन में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हमने मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में आपने 11th में भी देखा होगा और 12th में भी पढ़ रहे हैं हम, मोल फ्रैक्शन अपॉन में पी नॉट, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो n की वैल्यू होती है, ये n की वैल्यू और इस n की वैल्यू में काफी ज्यादा अंतर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास 1000 रुपए है, 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज में मुझे 1 रुपया और मिल गया, तो 1000 के सामने उस 1 रुपए की क्या वैल्यू रहेगी, ना के बराबर होता है, वो 1000 ज्यादा लगता है। उस कंडीशन में ये क्या हो गया 1000 हो गया, और ये क्या हो गया हमारे लिए 1 रुपीज हो गया। इसलिए इन दोनों को कॉमनली क्या लिखा जा सकता है, n प्लस कैपिटल N, ये दोनों किसके बराबर होंगे, कैपिटल N के। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सॉरी बराबर होता है, मोल प्रोपोर्शनल नहीं होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रिलेटिव वेपर प्रेशर है, जो रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग है, वो मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M, ठीक है। अब हम यहां पर जो सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि लिक्विड के अंदर हम सॉल्यूट ऐसा मिला रहे हैं जो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें इस रूल को क्या कहा जाता है, इस रूल को कहा जाता है राउल्ट्स लॉ, ठीक है। इस रूल को क्या कहा जाएगा, राउल्ट्स लॉ कहा जाएगा, ठीक है। आप इसकी इमेज भी क्लिक कर लीजिए, फिर हम आगे अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारा पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वेपर प्रेशर लोअरिंग की। अब हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। अगेन वही बात, सॉल्यूट सॉल्वेंट और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सॉल्यूट का। तो इसको हम कैसे बताएंगे, TB से। TB से क्यों बताएं, T का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर के कारण ही बॉयल हो रहा है, इसलिए T से बताएंगे, और B स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूट का कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। इसलिए हमें इस सॉल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, सॉल्यूट को ऐड करने पे सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज होगा उससे मतलब है। तो सॉल्वेंट का पहले लिखेंगे डेल्टा TB, या सॉरी डेल्टा T नॉट B लिखेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन का क्या लिखेंगे, TB। क्यों, क्योंकि ये प्योर है, प्योर के लिए हम वैल्यू T नॉट B से बताएंगे, और जब सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग द सॉल्यूट, जब सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा तो हम उससे कैसे बताएंगे, TB से। अब क्या होगा, करना कंडीशन वही है, ज्यादा में से कम को क्या करना है, माइनस करना है। तो T नॉट B माइनस जो है TB, ठीक है। अब क्या होता है, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा
टीबी, और ये जो डेल्टा टीबी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी के। ठीक है, जो मोलेलिटी है वो डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल होगा। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट हमारे पास आएगा जिसे हम बताएंगे केबी बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और इनटू क्या हो जाएगा ये मोलेलिटी। ठीक है, इसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, कभी भी फिक्स नहीं होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। क्यों होती रहती है? क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्यूट हम मिलाएंगे किसी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में, तो अलग अलग सॉल्यूशन का जो नेचर होता है या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है, तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आएगी डेल्टा केबी की। ठीक है, अब मोलेलिटी, अगर मान लीजिए किसी केस में जो मोलेलिटी है वो मोलेलिटी अगर 1 हो जाती है तो उस कंडीशन में जो डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा केबी के। तो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, अब अगर अपन इसकी यूनिट की बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की यूनिट हम क्या दे सकते हैं, तो यूनिट क्या दे सकते हैं, तो हम यहां देखेंगे केबी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी अपॉन मोलेलिटी। ठीक है, अब ये हिस्सा कैसे हुआ, ये यहां से हुआ। केबी की वैल्यू निकालना है, ये मोलेलिटी के कहां आ गई, यहां आ गई इसके अपॉन में। ठीक है, केबी इज इक्वल टू, ये केबी ही रखा, डेल्टा टीबी, और ये मोलेलिटी कहां जाएगी, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाने पे कहां आ जाएगी, वो डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं, हमें पता है टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में करते हैं और मोलेलिटी को हमें इंडिकेट करते हैं, कैसे बताते हैं हम, मोलल से। मोलेलिटी को मोलल से बताया जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा केबी की यूनिट क्या हो सकती है, डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स, या पर मोलल भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ से इस साइन को हटाता हूं तो इसको पर मोलल भी बोल सकता हूँ, या अगर मैं ये नहीं करता हूं तो फिर हम क्या करेंगे, मोलल इनवर्स। तो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसके लिए हम छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब वही सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, और क्या बन रहा है हमारा, सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट है टेम्परेचर से, सॉल्यूट का नहीं लेना, हमें किसका लेना है, सॉल्वेंट का लेना है। टी नॉट एफ से बताएंगे, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ऑलमोस्ट ज्यादा होगा, और जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है ऑलमोस्ट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और माइनस में जाके वो फिर फ्रीज होने लगेगा। जैसे प्योर वाटर की बात करेंगे तो प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, लेकिन अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्यूशन जब बनाया है तो सॉल्यूट पे जगह अगर हमने ऐड किया है तो उस वाली कंडीशन में फिर क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में चला जाएगा, मतलब और कम हो जाएगा। तो अगेन वापस क्या करना है, हमें बड़े में से छोटे को माइनस करना है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे लिए, डेल्टा टी एफ आएगा। और ये जो डेल्टा टी एफ होता है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका साइन हटाना है। साइन हटाने के लिए हमें जो कांस्टेंट चाहिए वो के एफ हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए के भी था, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए के एफ हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय मोलेलिटी। ठीक है, अगर मोलेलिटी क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उस कंडीशन में डेल्टा टी एफ किसके बराबर हो जाएगा, के एफ के। ठीक है, इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये जो के एफ है ये क्या है हमारे लिए, या तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसे कहा जा सकता है। ठीक है,
तो ये थी हमारी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन नंबर 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम कुछ बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, कि एक्चुअली में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाई द टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो देखेंगे हम। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सो ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक केन है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में जो है मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा रखी है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, शुगर सॉल्यूशन कर रखा है, यहाँ पर भी शुगर का सॉल्यूशन है। ये कंसंट्रेटेड है और ये कैसा है, डाइल्यूट है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होना कि यहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है और सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है। ठीक, तो ये दोनों एक डाइल्यूट, दोनों जगह हमने क्या लिया, शुगर का सॉल्यूशन लिया है, एक जगह कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक जगह जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर सॉल्वेंट कम है ना, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन से किधर मूव करेंगे, हायर कंसंट्रेशन की ओर। हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का, चाहे वो सॉल्वेंट का हो, वो मॉलिक्यूल अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर ग्लो करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि एक पिस्टन लगा होता है, इस पिस्टन की हेल्प से हम क्या करते हैं, जैसे ही ये मॉलिक्यूल इधर जाते हैं तो पिस्टन से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, जिसके कारण जो वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर गया वापस रिटर्न कहाँ आ जाता है, इधर, और दोनों का बैलेंस कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो मॉलिक्यूल्स का लेवल इक्वल करने के लिए, या जो ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान जो मॉलिक्यूल्स लोअर से हायर कंसंट्रेशन में आ गए हैं, उनका बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है। उस एक्सटर्नल प्रेशर को ही कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, पाई से। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर और साथ ही साथ में ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो दोनों को कॉमनली हम क्या लिख सकते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर दोनों पे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के। तो पाई इज इक्वल्स टू सी एस टी। ये जो एस है ये सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है, सॉल्यूशन कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, और ये इसकी जो वैल्यू होती है वो जो आइडियल गैस कांस्टेंट है PV इज इक्वल्स टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो वैल्यू R की होती है वही वैल्यू यहाँ पर S की होती है। तो दोनों क्या होते हैं, इस कंडीशन में इक्वल होते हैं। अब कैसे होंगे देख लेते हैं, इसी को आगे करते हैं, इससे रिलेशन बताते हैं। तो जो कंसंट्रेशन होता है वो कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के मोल्स और उसके वॉल्यूम पे। मतलब जो कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के मोल और उसके वॉल्यूम पे। तो हमने क्या किया, C की जगह क्या वैल्यू रखी, N/V इक्वल्स टू ST। ये भी कहाँ चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा पाई V इज इक्वल्स टू NST। अब ये यहाँ पर जो S की वैल्यू है, यहाँ पर इस वाली रिएक्शन में P मतलब प्रेशर है, यहाँ पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है, V मतलब वॉल्यूम, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, S सॉल्यूशन कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट एंड T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, बोथ केसेस। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में जो R होता है, जो गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू सॉल्यूशन के कांस्टेंट के इक्वल होती है। ठीक है, तो हमने जो है हमने 4 टाइप के फॉर्मूले अभी तक हमने यहाँ बना लिए हैं। वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। वो जो 4 फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हमने बना लिए। एक हमने बनाया है P
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। ठीक। सेकेंड हमने बनाया डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी। थर्ड जो है हमारा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। एंड फोर्थ वन इज पाई इज इक्वल्स टू सी एस टी। ये 4 टाइप्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने देखी है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।